दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज हम बायोडाइवर्सिटी टॉपिक में नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं इन द सेंस कि हम कंजर्वेशन के ऊपर जाने वाले हैं। देन इसके बाद हम कुछ यूनिट इसके बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, एंड कमिंग लेक्चर्स में हम प्रोजेक्ट टाइगर, एलिफेंट, इन सभी के बारे में देखेंगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में। अब कंजर्वेशन होता क्या है पहले तो ये समझिए। इसको समझने के लिए मैं आपको एक कोट समझाता हूँ। Conservation of diversity is commitment to let alternative flourish in the society and nature, in economic system and in knowledge system. अब देखिए यहाँ पर ये जो हाफ कोट मैंने आपको पढ़ के बताया है, ये कह रहा है कि भैया कंजर्वेशन क्या है, आपकी कमिटमेंट है कि आप ऑल्टरनेट को फ्लरिश करने देंगे। ऑल्टरनेट इन द सेंस हम ह्यूमंस हैं, जैसे ह्यूमंस, हमारे ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, अदर एनिमल्स। तो हम दूसरे जानवरों को भी जब फ्लरिश करने देते हैं, चाहे वो नेचर की बात करें, तो इससे क्या होगा, कंजर्वेशन। अब देखिए ये जो आपका कोट है, इसको आप तब भी यूज कर सकते हैं अगर मान लीजिए आपको इंडिया की यूनिटी और डाइवर्सिटी के ऊपर कोई टॉपिक आया हो। तो सोसाइटी, इकोनॉमिक सिस्टम, नॉलेज सिस्टम, ये जो बात की गई है ये ओवरऑल ह्यूमन बीइंग्स की ही बात की गई है, तो इसको आप वहां भी यूज कर सकते हैं। फर्दर सेकेंड पार्ट है इस कोट का, cultivating and conserving diversity is no luxury in our times. It is survival imperative and precondition for freedom of all, big and small. Means कि अगर आप कंजर्वेशन कर रहे हैं किसी का, ये कोई किसी को सहूलियत देने वाला काम नहीं है, सिर्फ ये एक ज़रूरत है किसी भी चीज़ की सर्वाइवल के लिए और उसके फ्रीडम के लिए। अब देखो, अगर हम किसी जानवर को बचाने के लिए जू में रख लेते हैं, तो क्या उसके पास फ्रीडम है? तो मेरा मानना है बिल्कुल भी नहीं। तो यहां पर अगर हम किसी को बचा रहे हैं, सेव कर रहे हैं, ये उसके लिए लग्जरी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उसके सर्वाइवल के लिए, उसको फ्रीडम इंश्योर करने के लिए। तो ये आपको याद रखना है कि कंजर्वेशन होता क्या है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट कंजर्वेशन, तो कंजर्वेशन बेसिकली असेंशियल है आपको इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो आपके पास है, मीन्स जो अलग अलग स्पीशीज आपको देखने को मिलती है, उन सभी को संजो के रखने के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रिजर्व करोगे इनको, इन सभी स्पीशीज को, तो देन ओनली यू कैन हेल्प इन फूड चेन और फूड वेब। एक बात समझिए कि अगर कंजर्वेशन नहीं करेंगे तो बहुत सी स्पीशीज आपकी क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। इनके एक्सटिंक्ट होने के बाद क्या होगा कि फूड चेन और फूड वेब जो है आपकी, वो कहीं ना कहीं डिसरप्ट हो जाएगी। और अगर ये डिसरप्ट होगी तो इससे बहुत से और एनिमल्स के ऊपर असर पड़ेगा। देन वी ऑल्सो हैव टू प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी, बिकॉज इससे स्पीशीज इवॉल्व करती हैं। देन इफ वी टॉक अबाउट कि इट नॉट जस्ट अबाउट कि एनिमल स्पीशीज, वी हैव टू कंजर्व द प्लांट स्पीशीज एज वेल। तो एनिमल और प्लांट दोनों को ही प्रिजर्व करना है, तो इनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी के ऊपर हमें कहीं ना कहीं सोचना होगा कि कैसे हम इसे कंजर्व कर सकते हैं। सस्टेनेबली हमें अपने जो रिसोर्सेज है उसे यूज करने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए प्लांट है, जैसे लाल चंदन का आप एग्जांपल लीजिए। लाल चंदन को हम इस तरह से यूटिलाइज करें कि इफ वी आर कमर्शियली कहीं ना कहीं इसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो वी मेंटेन द बैलेंस, सस्टेनेबली यूज करें, सो दैट आज ही हम इन सारे रिसोर्सेज को खत्म ना करें, कल के लिए भी इसे बचा के रखें। तो कंजर्व और प्रोटेक्ट आपको होल इकोसिस्टम करना पड़ेगा। एक स्पीशीज को कंजर्व करने से कुछ नहीं होता। मींस बायोडाइवर्सिटी को हमें हर लेवल पे प्रोटेक्ट करने की बात करनी है, ना केवल सिर्फ एक। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे टाइगर को हम कंजर्व करने की बात करते हैं, तो टाइगर को कंजर्व करने का मतलब है इसके फूड को और हैबिटेट दोनों को ही कहीं ना कहीं हम कंजर्व करेंगे। अब फूड और हैबिटेट को कंजर्व करेंगे तो इंटायर जो आपका फॉरेस्ट है आपने उसको कंजर्व कर दिया। तो यहां पर इट इज जस्ट अ प्रोसेस जिससे हम कंजर्व करते हैं बायोडाइवर्सिटी, और इसका मतलब यह है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं रादर देन एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। अब इसमें आप जैसे कई मेथड्स को यूज कर सकते हैं, जैसे प्रिजर्वेशन, मेंटेनेंस, कंजर्वेशन, रिकवरी, एनहांसमेंट। जैसे प्रिजर्वेशन का मतलब क्या हुआ, आपने बचा के रखा है किसी को, जैसे जीन बैंक में आपने किसी का डीएनए बचा के रखा हो। मेंटेनेंस मींस कि जो पॉपुलेशन है आप उतनी पॉपुलेशन को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। कंजर्वेशन मींस दैट प्रॉब्लम है थोड़ा उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। देन रिकवरी मींस कि किसी की, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो चुकी है, नाउ वी वांट कि इसकी पॉपुलेशन को हम रिकवर करें। और एनहांसमेंट मींस पॉपुलेशन को बढ़ाना। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द स्टोरी ऑफ मिसिंग टाइगर, जहां से हम देखते हैं कि भारत में टाइगर के कंजर्वेशन के ऊपर बहुत सा फोकस आया। ये स्टोरी है 2004 की। ठीक है, 2004 में क्या हुआ, कुछ स्टूडेंट थे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो देहरादून से थे। अब ये ट्रैकिंग पे गए सिरस्का टाइगर रिजर्व में। सिरस्का टाइगर रिजर्व आपको पता होगा कहां पर, राजस्थान में। अब यहां पर ये पूरे ट्रैक 600-700 किलोमीटर जितना भी वो ट्रैक था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली द किलोमीटर्स, तो उस पूरे ट्रैक के ऊपर जाते हैं और उन्हें अचंबा
होता है कि पूरे ट्रैक पे इन्हें एक भी टाइगर नहीं मिला। एजुकेशनल टूर था इनका, ये ट्रैक वगैरह लाइक आपको पता होगा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट जो है वो समय समय पर अपने स्टूडेंट्स को कि कैसे कंजर्वेशन करनी चाहिए इन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए लेके जाते हैं टाइगर रिजर्व एंड ऑल इस एरिया में। तो अब ये जब इन्हें एक भी टाइगर नहीं दिखा तो इन्हें ये समझ में आया कि ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर तो ये टाइगर रिजर्व है और यहाँ पर टाइगर ना होना मतलब कि प्रोजेक्ट टाइगर कंप्लीटली फेल हो गया। अब आपको पता है गवर्नमेंट तो हमेशा एक ही काम करती है, चीजों को डिनाई करना, तो गवर्नमेंट ने डिनाई करना स्टार्ट कर दिया कि इन्हें वैसे ही नहीं दिखा, वो छुप के बैठा होगा कहीं, वो टाइगर है वहां पे। अब यहाँ पर हुआ ये कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है WWF, इन्होंने भी यहाँ पर लाइक सर्वे वगैरह कंडक्ट किया एंड दे कंफर्म दैट देयर इज नो टाइगर एट ऑल इन सिस्का टाइगर रिजर्व। अब यहाँ से प्रधानमंत्री उस समय के जो थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने कहा कि दिस इज द बिगेस्ट क्राइसिस इन द मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब ये जो चीज है इसे आप इस तरह से समझिए कि लाइक वैसे तो प्रधानमंत्री जी कभी बोलते ही नहीं थे, अब बोले हैं तो इसका इंपैक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। नाउ दे सेड कि भैया ठीक है आप एक काम कीजिए, सीबीआई को इसकी जांच दे दीजिए एंड दे विल लुक इनटू द मैटर। अब यहाँ पर इन्होंने एक पोचर के गैंग को पकड़ा, मध्य प्रदेश में ये पोचर का गैंग था और लोकल कम्युनिटी भी इसमें इन्वॉल्व थी। जैसे मान लीजिए सरिस्का में जो ट्राइबल पॉपुलेशन शायद थोड़ी बहुत जो रहती थी, उन्होंने भी इसमें मदद की थी कि कैसे टाइगर कहाँ पर मिलता है कहाँ नहीं मिलता इस चीज में। और यहाँ पर मतलब क्या हुआ कि लाइक टाइगर को पकड़ के मार के उसकी हड्डियों को चाइना साउथ ईस्ट एशिया जहाँ पर ज्यादा डिमांड है वहाँ पर बेचा जाता था। इंडिया में इनकी बोन और स्किन की डिमांड इतनी नहीं है, बट क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में पैसा बहुत मिलता है तो इस वजह से अक्सर इनकी जान को खतरा रहता है। तो ये पोचर्स को पकड़ा इन्होंने लाइक इसमें मध्य प्रदेश से। अब मुझे नहीं पता कि लाइक ये सच्ची में पोचर थे भी कि नहीं थे, बट यस दे क्लेम्ड इट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट गवर्नमेंट को ये तो समझ में आ गया था कि भैया हमारा जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट टाइगर वो फेल हो चुका है, तो दे सेड ठीक है इस मैटर में देखने के लिए हम 2006 में मतलब 2006 आ गया एक नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बना देते हैं जो इस तरह के कंजर्वेशन के सारे एफर्ट्स को देखेगा। नाउ जब ये अथॉरिटी बनी इसके बाद से अब तक आप देखते हैं कि टाइगर कंजर्वेशन के एफर्ट्स में बहुत मुस्तैदी आई है। गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं इसको प्रमोट करने की कोशिश की थी, तो जिसकी वजह से आप ये देखते हैं कि लाइक आज की डेट में ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है टाइगर की पॉपुलेशन। तो दिस इज द होल स्टोरी। मतलब जरूरी नहीं है कि आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया इट विल रन सक्सेसफुली, यू हैव टू मेक श्योर टाइम एंड देन कि आपने ये देखना है कि भैया ये जो प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट किया है इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे चल रहा है। टाइम टू टाइम आप जब उसको चेक करेंगे देन ओनली यू कैन रियलाइज योर मिस्टेक और इसको फिर आप करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा कंजर्वेशन का टॉपिक, जहां पर हम देखते हैं कि कंजर्वेशन के दो मोड है, एक होता है इन सीटू मोड, दूसरा है एक्स सीटू मोड। अब इन सीटू और एक्स सीटू में फर्क जान लेते हैं। जैसे जब आप कंजर्वेशन उसके नेचुरल हैबिटेट, जैसे ये जंगल दिख रहा है ना आपको, जब आप जंगलों में ही जहां पर उसका नेचुरल हैबिटेट है स्पीशीज का वहीं पर हम उसे कंजर्व कर रहे हैं स्पीशीज को, दैट इज इन सीटू। यहाँ पर हम सिर्फ एक कैटलिस्ट है, इकोसिस्टम अपने आप में इतना कैपेबल है कि वो उसे लाइक उस स्पीशीज को कंजर्व कर सकता है। वी आर जस्ट सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वहां पे। जैसे टाइगर अपने आप में अपनी पॉपुलेशन को रिवाइव कर सकते हैं, दे डू नॉट नीड अस, बस हम वहां पर उनको जो बाकी खतरे हैं उनसे बचाने के लिए, जैसे ह्यूमन ही सबसे बड़ा खतरा है तो उससे बचाने के लिए रादर देन हम वहां पर इन्हें मतलब वहां पर जाकर उनको लाइक गवर्न कर रहे हैं या कुछ उनको लाइक प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्पेशल मेजर ले रहे हैं, वी आर जस्ट लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट टू डू, फ्रीडम दे रहे हैं उन्हें, बट जो बाहर के एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं बस उसको हम एलिमिनेट कर रहे हैं। इन सीटू का मतलब क्या है, यहाँ पर प्रोजेक्ट्स का एम होता है कि लाइक इंटायर एरिया को आप क्या करो, प्रोटेक्ट करो, एक दो स्पीशीज को नहीं। मतलब जब आप लाइक प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट करते हैं यू प्रोटेक्ट द जंगल्स, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ टाइगर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप बहुत सी और भी स्पीशीज को इसमें कंजर्व कर रहे हैं, चाहे आप जानते हो या ना जानते हो, बट बहुत सी स्पीशीज के ऊपर इससे इंपैक्ट पड़ता है। अब यहाँ पर सफिशिएंट आपके पास जब नंबर होता है तभी आप इस चीज को कंजर्व कर सकते हैं इस तरह से। फॉर एग्जांपल वी हैड 1400 के आसपास हमारे पास शेर थे, टाइगर थे, तभी हमने इनको लाइक कंजर्व कर पाए इन सीटू मोड में। अगर इतने सफिशिएंट नंबर नहीं होते क्या होता कि ये इंटरब्रीड नहीं कर पाते, इंटरब्रीड नहीं कर पाते तो इसका मतलब ये होता कि हम इन्हें एक्स सीटू कंजर्वेशन में लेके जाते। तो ये याद रखना है कि नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कंजर्वेशन इन सीटू करोगे कि एक्स सीटू। मींस अगर दो ही जानवर रह गए मतलब दो ही एक स्पीशीज के इंडिविजुअल रह गए तो देन वी कैन नॉट गो फॉर इन सीटू, क्योंकि बहुत से एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं वहां पे और नेचुरल थ्रेट्स भी हैं। देन वी गो फॉर दी कैप्टिव ब्रीडिंग टाइप, जहां पर आप खुद इनकी लाइक मीटिंग करवाते हैं एंड कोशिश करते हैं कि ये स्पीशीज आगे से आगे बढ़े। देन अगर यहाँ पर लाइक और अगर डिटेल में जाना हो तो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज बायोस्फीयर रिजर्व। ये पहला तरीका है जो इन सीटू में आता है। देखिए ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है, नॉमिनेट करते हैं इसे नेशनल गवर्नमेंट एंड ये सॉवरेन जुरिसडिक्शन रहती है आपकी स्टेट की ही, और इसे मतलब ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का इनके ऊपर अधिकार है। यहाँ पर एक याद चीज जो आप याद रख सकते हैं, जो बायोस्फीयर रिजर्व है, मैप प्रोग्राम के बारे में भी हम आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है आपको ये याद रखें कि इसमें बॉटम अप अप्रोच होती है, लोकल कम्युनिटी को कहीं ना कहीं इंक्लूड किया जाता है प्लानिंग एंड ऑल में। तो यहाँ पर जो तीन इंटीग्रेटेड फंक्शन है इसके, वन इज कंजर्व करना बायोडाइवर्सिटी को एंड कल्चरल डाइवर्सिटी को। बिकॉज देखिए बायोडाइवर्सिटी मतलब कि जो फ्लोरा एंड फौना यहाँ पर देखने को मिल रहा है उसको कंजर्व करने की बात कर रहा हूँ मैं। कल्चरल डाइवर्सिटी क्योंकि ट्राइबल पॉपुलेशन यहाँ पर मिल जाती है तो उनकी कल्चर को यहाँ पर मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर तो हमारा फोकस ही है, बट उसके साथ साथ एनवायरमेंटली सस्टेनेबल होना चाहिए, सोशो कल्चरली सस्टेनेबल होना चाहिए। वो मींस ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन के नाम पर मैं कुछ भी कर रहा हूँ, जो सोशो कल्चरली भी एक्सेप्टेबल हो और एनवायरमेंटली एक्सेप्टेबल हो, हम उनके ऊपर फोकस करेंगे। देन लॉजिस्टिक सपोर्ट वगैरह देना, रिसर्च करना, मॉनिटरिंग करना, ट्रेनिंग देना लोकल कम्युनिटी को भी और बाकियों को भी, सो दैट हम कंजर्वेशन के ऊपर ढंग से फोकस कर सके। तो दिस इज द प्राइम फंक्शन ऑफ दिस बायोस्फीयर रिजर्व। नाउ यहाँ पर तीन एरियाज आते हैं, वन इज योर दिस पर्टिकुलर एरिया, दिस इज कोर। आप यहाँ पर देखिए कि ये कंजर्वेशन लैंडस्केप का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ पर आपको जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलती है, स्पीशीज, इकोसिस्टम, सभी तरह की जो डाइवर्सिटी होती है सब देखने को मिलती है और इसी को प्रिजर्व करने की हम कोशिश कर रहे हैं। देन दिस इज द बफर जोन। बफर जोन क्या होता है? देखिए बफर जोन आपका सराउंडिंग एरिया, कोर एरिया का। कोर एरिया जनरली आपका नेशनल पार्क टाइप होता है। मैं आपको बता देता हूँ, आगे चलकर हम इसके बारे में नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे भी, क्योंकि नेशनल पार्क में काफी सारी आपकी जो एक्टिविटीज है वो रिस्ट्रिक्टेड रहती है, तो दैट्स व्हाई वी प्रमोट दिस। नाउ इफ वी टॉक अबाउट की लाइक सराउंडिंग जो आपका एरिया है, इसे हम क्या कहते हैं? बफर जोन। अब ये इसलिए है क्योंकि देखिए हम नहीं चाहते कि डायरेक्ट ह्यूमन और एनिमल एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है, तो हम क्या करते हैं इसके बीच में ये बफर जोन डेवलप कर देते हैं। अब मान लीजिए कोई भी साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट करनी है तो वो यहीं पर होगी, कोई मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग, एजुकेशन कैंप्स वगैरह वो सभी इसी एरिया में होंगे। कोर एरिया में जाना प्रोहिबिटेड ही रहता है मैक्सिमम टाइम।
मतलब जल्दी से कोई परमिशन नहीं देता कि कोर एरिया में आप जा सके। यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं इस एरिया को, तो इसी एरिया में लाइक कोई ट्रेनिंग कैंप लगाना है, एजुकेशन कैंप लगाना है, वो यहीं पर ही होगा। देन ट्रांजिशन जोन होता है एक, ट्रांजिशन जोन बफर जोन के बाद आता है। यहाँ पर आप थोड़ी बहुत लाइक कमर्शियल एक्टिविटीज वगैरह कर सकते हैं, थोड़ी बहुत, जैसे आपने रिजॉर्ट वगैरह बना दिया जो इन्वायरमेंटली डिग्रेड ना करे इस एरिया को, वैसे तरीके का। देन यहाँ पर आप इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, ह्यूमन एक्टिविटीज सभी को मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि लाइक आप यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज वो कर सकते हैं, जैसे लाइक फॉरेस्ट के अंदर ग्रेजिंग के लिए जानवर वगैरह ला सकते हैं यहाँ पे, बट इतने ज्यादा नहीं कि भैया आप पूरे के पूरे जंगल को साफ कर दें। तो दैट शुड बी रेगुलेटेड। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे सेटलमेंट अलाउड है, फॉरेस्ट्री अलाउड है, क्रॉपिंग क्रिएशन अलाउड है, रिक्रिएशन, और इसके अलावा मतलब जो आप ऑर्गेनिक खेती वगैरह कर रहे हो वो अलाउड है। आप अगर कोई केमिकल वगैरह यूज करें तो उसको अलाउड नहीं करते हैं यहाँ पे। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर कि आपको लाइक जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें क्या क्या अलाउड है। देन कम्स द नेशनल पार्क। देखो नेशनल पार्क और इनके बीच में लाइक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये रहता है कि लेवल ऑफ सिक्योरिटी। तो नेचुरल और सेमी नेचुरल लैंड हो सकते हैं जो डिक्लेयर करती है आपकी गवर्नमेंट, और यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करते हैं मोस्टली जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज है। मतलब वी कैन नॉट अलाउ देम टू सेटल डाउन हियर, यहाँ पर सेटलमेंट अलाउड नहीं है। साथ ही साथ जानवरों की ग्रेजिंग वगैरह भी अलाउड नहीं है, कोई आप एग्रीकल्चर वगैरह कुछ नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। ह्यूमन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज थोड़ी बहुत अलाउड है, और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्टिविटीज यहाँ पर अलाउड है। तो मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट एक्टिविटीज यहाँ पर हमने हटा दी है। हम बस ये चाहते हैं कि विजिटर आए तो सिर्फ इस कंडीशन पे आए कि लाइक दे वांट सम एजुकेशनल, कल्चरल और रिक्रिएशनल पर्पस के लिए आप आ सकते हो। आप यहाँ पर लाइक कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन या किसी चीज को बर्बाद करने के लिए नहीं आ सकते। अब यहाँ पर आपको याद रखना कि ये डिक्लेयर करती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट, बट इसको जब आप बॉर्डर को चेंज करना है ना, मींस लाइक आई हैव टू चेंज ऑल्टर द बॉर्डर, कि नेशनल पार्क को छोटा करना है या बड़ा करना है, उसके लिए आपको कंसल्ट करना पड़ता है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से, जिसको हेड करते हैं प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कई बार आपसे एक स्टेटमेंट फॉर्म में यूपीएससी में अंदर पूछा जा सकता है। देन ये IUCN की कैटेगरी 2 में आता है कि काफी अच्छी खासी इसको प्रोटेक्शन दे रखी है। देन लेट अस टॉक अबाउट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाइक ऐसा है कि कोई आपका एरिया है, ठीक है जी, गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसी को कहा कि भैया आप पर्टिकुलर स्पीशीज को प्रोटेक्ट कर लो इस एरिया में, दैट इज गिवन ओवर द पार्ट। मतलब लाइक आप एक स्पीशीज को यहाँ पर सेव करने के लिए प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। देन यहाँ पर भी एनिमल की हंटिंग, फिशिंग वगैरह इन सभी चीजों पर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, कंट्रोल लगा हुआ है, और ह्यूमन सेटलमेंट थोड़ा बहुत यहाँ पर अलाउड है। मतलब लाइक ऐसा नहीं कि कंप्लीटली सब कुछ प्रोहिबिटेड है, कुछ एक्टिविटीज यहाँ पर अलाउड है। बट ये चीज याद रखना कि इसे डिक्लेयर स्टेट गवर्नमेंट करती है, ठीक है जी, स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, और स्टेट गवर्नमेंट इसे ऑर्डर कर सकती है। ये कैटेगरी 4 में आता है आपकी IUCN की। एंड यहाँ पर आप इंडेंजर स्पीशीज को लाइक सेव करने के लिए ये चीज करते हैं। लोकल पीपल को जैसे मैंने आपको कहा कुछ राइट्स दिए हुए हैं, जैसे आप जानवरों को ले जा सकते हैं, यहाँ पर फायरवुड कलेक्ट कर सकते हैं। बट ये चीजें वाइल्ड लाइफ वार्डन जो होते हैं वो स्ट्रिक्टली रेगुलेट करते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर बनते हैं वार्डन्स, और ये स्ट्रिक्टली रेगुलेट करते हैं इस चीज को, बिकॉज अगर ऐसा नहीं होगा तो लोग तो ये सारी चीजें उठा के भी ले जाएंगे। तो नाउ इफ वी टॉक अबाउट दोनों का कंपैरिजन, तो यू शुड रिमेंबर कि नेशनल पार्क में सिक्योरिटी जो है, प्रोटेक्शन जो लेवल है, दैट इज ग्रेट। मतलब यहाँ पर आपको ज्यादा प्रोटेक्शन मिल रही है, बिकॉज किसी भी चीज के लिए आपको स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया जाता है, दैट्स व्हाई। देन यहाँ पर जैसे ग्रेजिंग ये सब कुछ चीज अलाउड है, नेशनल पार्क में नहीं है, वेयर एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अलाउड है। दोनों ही एक एक्ट के अंदर बने हुए हैं, दैट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। नाउ ये पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए नेशनल पार्क बन सकते हैं नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम पूरे जंगल को कंजर्व करने की बात कर रहे हैं। बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर्टिकुलरली किसी स्पीशीज के लिए बन सकता है। IUCN की कैटेगरी की बात करें तो ये 2 में आती है, 4 में आती है, एंड डिफरेंस ऐसा तो कुछ ऐसा नहीं है, बाकी तो चीजें कॉमन ही है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट, दैट इज सेक्रेड ग्रोव्स। और ये लाइक इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें और बता देता हूँ जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व की मैं एक वीडियो आपको अपलोड करवा रहा हूँ आज। 18 बायोस्फीयर रिजर्व को वहाँ पर मैंने डिस्कस किया हुआ है। इन फ्यूचर उड़ीसा में हम बात चल रही है अभी भी कि लाइक 19वां बायोस्फीयर रिजर्व हम डिक्लेयर करेंगे। इन केस वो होता है तो आपको अपने नोट्स में अपडेट करना है। देन नेक्स्ट वन, नेशनल पार्क। नेशनल पार्क को आपको याद रखना है कि लाइक 104 के आसपास है, इसकी भी मैं वीडियो अपलोड करवा रहा हूँ। ये कंपाइलेशन है मेरी प्रीवियस वीडियो की, तो इस वजह से हो सकता है कुछ चीजें सेंटेंस उसमें बार बार रिपीट हो रही हो, तो इरिटेट नहीं होना आपने। दूसरी चीज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये आपकी 550 है, इसमें से आपको सिर्फ वही याद रखनी है जो करंट अफेयर में है, तो ये आपका काम है। देन रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिजर्व्स, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं रिजर्व फॉरेस्ट की। रिजर्व फॉरेस्ट अक्सर आपने सुना होगा कि यहाँ पर वैसे तो सभी एक्टिविटीज बैन है, ठीक है जी, आप हंटिंग ग्रेजिंग वगैरह की बात करें सब कुछ बैन है, बट एट टाइम्स ग्रेजिंग वगैरह के लिए परमिशन दे सकते हैं, और उसके लिए स्पेसिफिक आपका ऑर्डर आएगा तभी आपको ये परमिशन मिल सकती है। अगर बात करें सबसे पहला आपका कौन सा एरिया था जिसे रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में डाला गया था, तो सतपुरा नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं, वो था। अब रिजर्व फॉरेस्ट में होता क्या है, जैसे ये फॉरेस्ट एरिया है, पहले हम इसे रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम देखते हैं कि यार यहाँ पर ठीक ठाक स्पीशीज ग्रो करती हैं, तो हम इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के दर्जे पे अपग्रेड कर देंगे। देन इसके बाद हम धीरे धीरे से नेशनल पार्क बना देंगे। तो आपको ये समझना होगा जो नेशनल पार्क है ओवरनाइट नहीं डिक्लेयर होते हैं, इट्स जस्ट दैट कि हम जैसे रिजर्व फॉरेस्ट है वहाँ पर लाइक प्रोटेक्शन कंजर्वेशन वगैरह अच्छे से चल रही है, देन वी डिक्लेयर इट एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को फर्दर हम अपग्रेड करते हैं नेशनल पार्क में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड नाम आपको बता रहा है कि यहाँ पर प्रोटेक्शन मिल रही है, तो यहाँ पर लोकल कम्युनिटी को कुछ टाइम पे लाइक कुछ एक लाइक पर्टिकुलर टाइम पे हम कहते हैं कि ठीक है आप ग्रेजिंग वगैरह करवा लो, अदरवाइज बाकी सभी एक्टिविटीज आपकी बंद है। मतलब यहाँ पर लोकल कम्युनिटी को फर्दर ग्रेटर राइट है एज कंपेयर टू रिजर्व फॉरेस्ट। तो ये चीज आपको याद रखनी है, बाकी मोर और लेस दोनों सेम ही है, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, बिकॉज ऐसा है कि जो प्रोटेक्टेड एरिया है रिजर्व फॉरेस्ट है वो दैट इज मोर और लेस सेम थिंग। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन रिसेंट टाइम में आपका न्यूज में रहा है केरला की वजह से। केरला आपको पता होगा ना, लाइक केरला में ये वेस्टर्न घाट का कुछ इशू चल रहा है, कई बार इस एरिया को इकोलॉजिकल फ्रजाइल एरिया भी बोल दिया जाता है। अब होता क्या है कि अमूमन मैं इसका पूरा प्रोसेस बताता हूँ, फिर लास्ट में केरला वाले मुद्दे पे भी वापस आएंगे। लाइक ऐसा होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट जो है, जो नेशनल पार्क वाला एरिया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला एरिया, कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया है आपके पास, उसके आसपास के एरिया को, जैसे मान लीजिए नेशनल पार्क है, इसके आसपास के एरिया को इको सेंसिटिव जोन के तर्ज पे कह सकते हैं कि ये दिस एरिया इज इको सेंसिटिव, यू कैन नॉट परफॉर्म सर्टेन एक्टिविटीज। क्या एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं जानते हैं, बट सबसे पहले ये समझिए कि ये जो एरिया है इको सेंसिटिव जोन, इसे डिक्लेयर किया जाता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर। और ये जो वर्ड है लाइक जो वर्ड आप इको सेंसिटिव जोन सुन रहे हैं, ये कहीं भी इस एक्ट में मेंशन नहीं है, बट गवर्नमेंट सेक्शन 3 क्लॉज 2 पार्ट 5 के तहत इसे डिक्लेयर करती है,
ठीक है जी। और एक बार चेक कर लेना, शायद जो वर्ड की स्पेलिंग है वहाँ पर मैंने शायद वर्ड लिख दिया हो नोट्स में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मैंने क्लास में भी ये चीज़ कही थी। तो लाइक इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना कि लाइक स्पेलिंग मिस्टेक कई बार हो जाती है इंसान से। देन बेसिकली अगर हम बात करें कि ये क्या करते हैं, ये शॉक अब्जॉर्बर है। मीन्स कि अगर मान लीजिए हमें ग्रेजिंग वगैरह करवानी है अपने जानवरों को या कुछ करवाना है, तो ये जो है ये आपके कोर एरिया पे, नेशनल पार्क वगैरह पे इंपैक्ट नहीं आने देता। दिस एक्ट एज अ बफर, कहीं ना कहीं वो ट्रांजिशन जोन है जो आपके फॉरेस्ट के ऊपर ह्यूमन लाइक जो डिप्लीशन है उसे मिनिमम करता है और मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को भी कम करता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट कि कितना एरिया है ये, देन आई विल टेल यू अराउंड 10 किलोमीटर के एरिया को हम डिक्लेयर कर सकते हैं। एंड ऐसा कहा गया था नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2002-2016 के बीच में जो प्लान था, यहाँ पर कहा गया था कि स्टेट गवर्नमेंट 10 किलोमीटर के एरिया को नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के डिक्लेयर कर सकती है एज अ इको सेंसिटिव जोन। नाउ प्रॉब्लम क्या आई, देखिए 10 किलोमीटर का एरिया है ना, अब क्या होता है कि लाइक केरला वगैरह स्टेट्स में यहाँ पर एग्रीकल्चर परफॉर्म किया जा रहा है, एग्रीकल्चर के साथ साथ ट्री प्लांटेशन वगैरह भी चल रही है, तो ये एरिया काफी कमर्शियली इनके लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर किसानों के लिए। बट द थिंग इज वेस्टर्न घाट की फ्रजाइल नेचर को देखते हुए हम ये एक्टिविटी अलाउ नहीं कर सकते। तो इस वजह से गवर्नमेंट और इनके बीच में भी टसल चल रहा है, देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं। बट मोर और लेस ये कह रहे हैं कि आप 1 किलोमीटर तक इस एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए एंड दे वांट टू ग्रो इट एज, कहीं ना कहीं वो लाइक थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं। देन लेट अस टॉक अबाउट प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज क्या क्या है यहाँ पे। आपको एक चीज याद रखनी है कि कमर्शियल जैसे माइनिंग होती है, माइनिंग की एक्टिविटी कमर्शियली अलाउड नहीं है यहाँ पे। आप उन इंडस्ट्रीज को नहीं लगा सकते जो यहाँ पर पोल्यूशन करे। साथ के साथ कमर्शियली आप फायरवुड को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं, आप कोई मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, आप टूरिज्म एक्टिविटीज के ऊपर लाइक जैसे टूरिज्म में भी हॉट एयर बलून वगैरह आप लाइक जहाज लेके इस प्रोटेक्टेड एरिया के ऊपर से नहीं जा सकते हैं। और साथ के साथ जैसे आपके यहाँ पर आसपास कोई एमसी वगैरह है तो वहाँ से सॉलिड वेस्ट वगैरह और कुछ ऐसे डिस्चार्ज आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। अब क्या एक्टिविटी रेगुलेटेड है, देखिए पेड़ गिराना रेगुलेटेड है, कुछ एक पेड़ों को हम गिरा सकते हैं, बट इट्स नॉट दैट कि हम हर पेड़ को तोड़ के आप लेके जा सकते हैं। देन कोई भी ऐसा एग्रीकल्चर सिस्टम जो केमिकल वगैरह यूज करता है दैट इज नॉट अलाउड। कमर्शियली हम वाटर को यहाँ पर एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं, होटल्स वगैरह नहीं बना सकते हैं, मतलब बना भी दें तो रेगुलेटेड मैनर में होना चाहिए। मींस दीज थिंग्स आर रेगुलेटेड, परमिट कर सकते हैं विद सर्टेन कंडीशन। देन अगर हम साथ के साथ बात करें कि क्या एक्टिविटीज यहाँ पर परमिटेड है, देन यू हैव टू रिमेंबर कि जो यहाँ पर ऑनगोइंग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है दैट इज अलाउड, हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस अलाउड है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग दैट इज अलाउड, ऑर्गेनिक फार्मिंग आप वो भी अलाउ कर सकते हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी का अडैप्टेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सभी चीजें अलाउड है यहाँ पे। तो दिस इज मोर और लेस अबाउट इको सेंसिटिव जोन। लेट अस टॉक अबाउट कंजर्वेशन रिजर्व। कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में शायद आपने सुना हो। देखिए ये डिक्लेयर करते हैं कंजर्वेशन रिजर्व आपकी स्टेट गवर्नमेंट, और ये किसी भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास का एरिया हो सकता है। अब यहाँ पर इस एरिया को, जैसे जो हम कंजर्वेशन रिजर्व की बात कर रहे हैं, तो इस एरिया को डिक्लेयर करने के लिए आपको कंसल्ट करना पड़ता है लोकल कम्युनिटी से। अगर आप लोकल कम्युनिटी को कंसल्ट नहीं करेंगे देन यू कैन नॉट डिक्लेयर एक एरिया को आप कंजर्वेशन रिजर्व के तौर पर डिक्लेयर नहीं कर सकते, बिकॉज इससे राइट ऑफ दोज पीपल विल बी अफेक्टेड एंड इसको आप अवॉइड करना चाहेंगे। देन नेक्स्ट वन इज कम्युनिटी रिजर्व। कम्युनिटी रिजर्व नाम से ही पता लग रहा है कि कम्युनिटी मेंटेन कर रही है, तो इट कैन बी अ प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड, जैसे शामलाट की जमीन जो कॉमन विलेज की कॉमन जमीन होती है उसकी बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ये नेशनल पार्क के भी पार्ट नहीं है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पार्ट नहीं है, वॉलंटरी बेसिस पे कम्युनिटी अपने आप में जंगल को उगाती है और जिससे वो अपनी नीड को पूरी कर सके या कंजर्वेशन कर सके उसके ऊपर उनका फोकस रहता है। ये डिक्लेयर करता है आपका स्टेट गवर्नमेंट, और यहाँ पर किसी भी तरह के कोई राइट्स के ऊपर हनन नहीं होता। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सीक्रेट ग्रुप्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हिस्टोरिकली हमारी जो सोसाइटी है दैट इज नोन टू वर्शिप ट्रीज एंड ऑल। आपको पता होगा ये बनियन ट्री है, इसकी भी पूजा होती है, पीपल की होती है, तुलसी की होती है, और बहुत से ट्रीज की हम पूजा करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे कल्चर, हमारे जो कल्चर है इसमें इस चीज को प्रमोट किया जाता है। तो यहाँ ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजी है ये कि हम किसी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इंडिया के अंदर या एशिया के अंदर, तो उसे हम सेक्रेड फॉरेस्ट कह देते हैं। मतलब लाइक अ पैच ऑफ फॉरेस्ट जो लाइक ट्राइबल कम्युनिटी के लिए या किसी कम्युनिटी के लिए भी रिलीजियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, उस फॉरेस्ट को हम कहते हैं सीक्रेट फॉरेस्ट या सीक्रेट लेक या ग्रुप। ज्यादातर आपको ये चीजें देखने को मिलती है जैसे कर्नाटका, मेघालय, महाराष्ट्र, केरला, इन एरिया में। उदाहरण के तौर पे गारो खासी जयंतिया, आप इनका एग्जांपल ले सकते हैं मेघालय में। अब इसमें फायदा क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पर इन टोटल अगर हम बात करें सीक्रेट ग्रोव या सीक्रेट फॉरेस्ट डिक्लेयर करने से आप लाइक किसी भी स्पीशीज को यहाँ पर कंजर्व कर सकते हैं। कई बार लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उड़ीसा में ना आज से कई साल पहले एक विदेशी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था टू एक्सट्रैक्ट लाइक ओट्स। हुआ ये कि लोकल कम्युनिटी का वो सीक्रेट ग्रुप वाला एरिया था, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को अपने डिसीजन को रिवर्स करना पड़ा, जहां पर गवर्नमेंट इस चीज को कमर्शियली एक्सप्लॉइट करने वाली थी, बिकॉज क्योंकि लोकल कम्युनिटी के राइट्स इफेक्ट हो रहे थे, तो लोकल कम्युनिटी इसके अगेंस्ट एजिटेट करती और ये गवर्नमेंट चाहती नहीं थी, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने अपना डिसीजन रिवर्स कर दिया। ऑल्दो इंटरनेशनली इस चीज का बहुत हमारे को नुकसान भी हुआ, क्योंकि कई बार जब हम डिसीजन लेते हैं ऐसे, तो एक चीज समझिए, वैसे तो स्टार्टिंग में ये एलोकेट होनी नहीं चाहिए थी। अगर आपने एलोकेट कर दी थी तो कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव देखना चाहिए था, बिकॉज प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम एफडीआई की बात करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड एफआईआई एंड ऑल, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि आपकी रेपुटेशन खराब होती है। तो जब भी आप ऐसे कोई प्रोजेक्ट को देने की बात करते हैं तो फर्स्ट हैंड पे आप लोकल कम्युनिटी को कंसल्ट कीजिए। अगर कोई यहाँ पर प्रॉब्लम लगती है तो देन डू नॉट गो फॉर द प्रोजेक्ट्स। तो इससे कहीं ना कहीं इंडिया की लाइक जो इंटरनेशनल लेवल पे जो छाप है वो बचेगी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट मरीन प्रोटेक्टेड एरिया। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम टेरेस्ट्रियल पार्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, बट मरीन पार्ट को कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं। तो यहाँ पर मरीन प्रोटेक्टेड एरिया में हम ह्यूमन एक्टिविटी को स्ट्रिक्टली रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं वाटर्स के अंदर। ये सिमिलर है आपके नेशनल पार्क जो आपको देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर हम होलिस्टिक मैनर में मरीन रिसोर्सेज को कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लोकल कम्युनिटी को हम इंक्लूड करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, नेटिव वगैरह इन सबको इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 का, इसके अंडर हम किसी भी एरिया को लाइक समुद्र के आसपास के मरीन प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर करते हैं। हमने सबसे पहले ऐसा डिक्लेयर किया था 1982 में, मरीन नेशनल पार्क के नाम से ये एरिया हम जानते हैं। जैसे जामनगर वाला जो एरिया है गुजरात का ना, जैसे आपने देखा होगा, जैसे ये जो गुजरात वाला एरिया है, यहाँ पर आपको कहीं मरीन नेशनल पार्क देखने को मिलता है। तो यू शुड रिमेंबर कि मरीन नेशनल पार्क वगैरह कहाँ से आया है एंड क्या चीज़ है। उसके अलावा इन टोटल भारत में 6 मरीन नेशनल पार्क है, जैसे महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, ये आपको अंडमान एंड निकोबार वाले एरिया में देखने को मिलता है। मलवान
मलबार मरीन सेंचुरी, ये आपको महाराष्ट्र वाले पार्ट में देखने को मिलती है। ग्रीमाथा, ये ग्रीमाथा आपको कहाँ पर देखने को मिलती है? उड़ीसा वाले पार्ट में। देन गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में आपको देखने को मिल जाती है। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, ये अगेन आपको अंडमान एंड निकोबार में देखने को मिल जाती है। तो दीज आर द 6 मरीन नेशनल पार्क दैट यू शुड रिमेंबर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एक्सी2 कंजर्वेशन। अब देखिए एक्सी2 का मतलब है कि आप कंजर्वेशन कर रहे हैं नेचुरल हैबिटेट से दूर, मींस आप जैसे जू में ले गए हैं एक शेर को, या आप किसी बोटानिकल गार्डन में पेड़ को उगा रहे हैं, तो यहाँ पर हम सिर्फ कैटलिस्ट नहीं है, हम कंट्रोल कर रहे हैं सिचुएशन को। अब यहाँ आप उन जानवरों को ही लेके आते हैं जिनका नेचुरल हैबिटेट में रहना सेफ नहीं है, मींस इनके पास सफिशिएंट नंबर नहीं है कि वो वहाँ पर अपने आप से खुद लाइक अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज कर सके। अब हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि ये जो स्पीशीज हैं अपने आप में जो नए इन्वायरमेंट में ढल सके, और कई बार रिसर्च पर्पसेस के लिए भी हम यहाँ पर एक्सी2 कंजर्वेशन करते हैं। सीड बैंक, जीन बैंक, इनके बारे में आपने सुना ही होगा। नाउ इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो आपको याद रखना है ना, दैट इज कि कई बार ये जो एक्सी2 आपको लाइक ये देखने को मिलता है कंजर्वेशन एफर्ट्स, इसमें बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। कैसे? अब कई बार जैसे आपके जो जानवर हैं इनके अंदर स्ट्रेस जनरेट हो जाता है नए इन्वायरमेंट को देख के। नए इन्वायरमेंट के स्ट्रेस के कारण आप ये देखते हैं कि लाइक जो ये आपका जो इंटरब्रीडिंग है इनकी, वो डिक्लाइन हो जाती है। अब जब इंटरब्रीडिंग इनकी डिक्लाइन होती है ना, तो इसकी वजह से कई बार नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ जाता है। तो दैट्स व्हाई वी डू नॉट प्रमोट एक्सी2 कंजर्वेशन। अब एक्सी2 कंजर्वेशन में आपको कई चीजें आती हैं, जैसे आपने सुना होगा जीन बैंक के बारे में। जीन बैंक क्या होता है? जैसे मान लीजिए टाइगर है, मैं चाहता हूँ कि टाइगर की जो जीन्स है मैं इसे कंजर्व करके रख लूँ, सो दैट अगर भविष्य में कुछ ऐसा हो कि टाइगर की पॉपुलेशन विलुप्त हो जाए, तो यहाँ पर मैं इसकी जीन से इसे वापस रिवाइव करवा सकूँ। तो जीन बैंक में हम पर्टिकुलरली जीन संभाल के रखते हैं। देन यू माइट हैव हर्ड अबाउट सीड बैंक। अब आपने ये सुना होगा कि लाइक स्वेलबर्ड करके एक एरिया है आपका लाइक यूरोपियन कंट्री में, वहाँ पर ग्लोबल सीड वॉल्ट करके एक एरिया हमने बनाया है। ये डूम्सडे वॉल्ट भी कहा जाता है इसे। बेसिकली ये जो आपका ये जो एरिया है ये क्या है और क्या करता है, ये आप इसको समझिए। मान लीजिए ह्यूमैनिटी किसी कारण से, जैसे न्यूक्लियर वॉर छिड़ गया, किसी भी कारण से पूरे हमारे सारे जितने प्लांट जेनेटिक मटेरियल है वो खत्म हो जाता है, तो देन वी व्हाट वी डू इज हम इसे कंजर्व कर रहे हैं यहाँ पर सीड्स को, सो दैट हम वापस से रिवाइव करवा सकें। तो तभी इसको कई बार डूम्सडे वॉल्ट भी कहा जाता है कि भाई दुनिया में सब कुछ अगर बर्बाद हो गया तब भी हम अपने लाइक आपको रिकवर करवा सकें। इसलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स के, जैसे जो भी जेनेटिकली इंपॉर्टेंट होगा, कंट्रीज अपने हिसाब से वो देख रही हैं और उसको वहाँ पर सबमिट कर सकते हो जीन इस सीड बैंक में। बट एक चीज याद रखना, व्हाई वी चोजन दिस ग्रीनलैंड वगैरह, ये इस तरह का जो नॉर्दर्न साइड की कंट्रीज हैं, इनमें क्यों इसको एस्टैब्लिश किया, क्यों ऐसा था कि हमने ये इसको इस एरिया को चूज किया? तो बेसिकली इसके पीछे रीजन ये है कि ठंडे इलाके में आपको रेफ्रिजरेशन की कॉस्ट कम पड़ेगी। बिकॉज देखिए जितनी हाई टेम्परेचर पे आप इस चीज को लेके जाओगे तो क्या होगा, उसकी डीकंपोजिशन उतनी तेजी से होगी। जितने ठंडे इलाके में होगी तो डीकंपोजिशन उतनी स्लो होगी। साथ ही साथ जब आप देखते हैं कि लाइक इक्वेटर वगैरह इसके आसपास टेम्परेचर ज्यादा है और वहाँ पर कम है, लाइक आपके जहाँ पे वॉल बोर्ड के एरिया में, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बेसिकली टेम्परेचर को थोड़ा ही मेंटेन कर रहे हैं। अंडरग्राउंड लेवल पे वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा रहेगा, तो इस वजह से हम यहाँ पर इसको कंजर्व करने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी या ज्यादा ह्यूमन इंटरफेरेंस की हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज आप याद रखना कि व्हाई वी हैव चोजन दिस। देन सेकंड है इंडिया का सीड बैंक भी है खुद का। आपने चांगलांग के बारे में सुना होगा। चांगलांग आपको लद्दाख एरिया में देखने को मिलता है। यहाँ पर भी अगेन टेम्परेचर काफी ठंडा है, तो जिसकी वजह से हमने इस एरिया को चूज किया और इंडिया अपने खुद के जेनेटिक मटेरियल को यहाँ पर सेव करता है। देन वी टॉक अबाउट कैप्टिव ब्रीडिंग। अब कई बार किसी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो जाती है किसी स्पीशीज की, जनरली हम बर्ड्स वगैरह को या उस जानवरों को हम किस में रख लेते हैं, कैप्टिव ब्रीडिंग में। आपने फ्रिक्वेंटली नाम सुना होगा वल्चर्स का कैप्टिव ब्रीडिंग के लिए। तो इनको कैप्टिव ब्रीडिंग में इसलिए रखा गया कि यहाँ पर इनको लाइक तब तक मीटिंग करवाई जाएगी जब तक इनका एक लाइक एक नंबर, जो हम सर्टेन नंबर कहते हैं कि भाई इकोलॉजिकली जो सर्वाइव कर सकते हैं, वो नंबर ना बन जाए, तब तक हम इनको यहाँ पर क्या करवाएंगे, रीजनरेट वगैरह करवाते रहेंगे। बोटानिकल गार्डन ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं फॉर लाइक कंजर्वेशन पर्पस। देन जू, जहाँ पर फ्रिक्वेंटली लोग विजिट वगैरह करते हैं, दैट इज द एरिया, जू वगैरह वहाँ पर आ गया। देन वी टॉक अबाउट की लाइक जूलॉजिकल पार्क वगैरह होते हैं। जूलॉजिकल पार्क क्या होते हैं, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि लाइक जो आपके जहाँ पर एनिमल्स की कंजर्वेशन वगैरह कर रहे हैं उस एरिया को हम कहते हैं। बट ये अगेन किस तरह का है, अगेन दिस इज योर एक्सी2 मोड ऑफ कंजर्वेशन। जूलॉजिकल पार्क सुन के आपने कभी इसको इंस्टीट्यूट नहीं मानना है, तो दैट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं, दैट इज IUCN। यहाँ पर शायद आज के या दिस इज बीच के जो लेक्चर का पार्ट रह गया ना, इसको हम डिस्कस करेंगे आफ्टर मतलब 1-2 दिन के बाद। अभी हम IUCN के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो IUCN एक तरह की एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने कंजर्वेशन के ऊपर फोकस किया है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के नाम से जानी जाती है। इसकी फाउंडेशन रखी गई थी 1948 में और इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। नाउ इफ वी टॉक अबाउट फेमसली किस चीज के लिए नोन है ये, अपनी रेड लिस्ट के लिए। इनका विजन क्या है, जस्ट वर्ल्ड दैट वैल्यूज कंजर्वेशन, दैट वैल्यूज एंड कंजर्व नेचर। मींस ऐसा आप दुनिया के बारे में सोच रहे हैं जहां पर ह्यूमन लाइफ के साथ साथ एनिमल लाइफ का भी उतना ही महत्व हो। नाउ इफ वी टॉक अबाउट मिशन काइंड का, तो इन्फ्लुएंस करना, इंकरेज करना और असिस्ट करना सोसाइटी थ्रू आउट द वर्ल्ड, सो दैट ये इंटीग्रेटेड मैनर में किस तरह से नेचुरल रिसोर्स के इक्विटेबल यूज करें और इकोलॉजिकली सस्टेनेबल वे में यूज करें, इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। लोबिंग करेंगे सो दैट लोग इसके बारे में बात करें, लोग बात करेंगे, लोकल पॉपुलेशन बात करेगी, तो देन अगेन कंजर्वेशन के लिए इसमें हेल्प मिल सकती है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट IUCN की हिस्ट्री के बारे में। लाइक कई बार आपने सुना होगा IUCN के बारे में, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि IUCN की शुरुआत कहाँ से हुई थी और हम अपनी टाइमलाइन की शुरुआत भी वहीं से करेंगे। देखो 1750 के आसपास की बात है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई। देन वी स्टार्टेड कमर्शियली एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया हमने नेचुरल रिसोर्सेज को। अभी तक ह्यूमंस को ये नहीं पता लग रहा था कि इनकी जो एक्टिविटीज है इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है नेचर के ऊपर। बट विद टाइम आगे क्या होता है कि 19वीं सदी आती है, 20वीं सदी सॉरी 1911 से लेके 1945 तक आप देखते हैं वर्ल्ड वॉर 1 2 ये दोनों चलती हैं। अब इसके बाद हमें पता लगता है कि भैया हमने दुनिया में लार्ज स्केल तबाही मचा रखी है। देन एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, एक दो आर्टिकल पब्लिश होते हैं, जिसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, इसका नाम रखा जाता है IUPN। 1948 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनती है और इसका नाम था इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। इसे काम दिया गया कि ह्यूमन का क्या इंपैक्ट है नेचर के ऊपर, आप इसका पता लगाइए।
आगे चलकर इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी कि ह्यूमंस का बहुत डीप इंपैक्ट है एंड 1956 में दे थिंक कि भैया हमें प्रोटेक्शन से काम नहीं चलना, हमें तो कंजर्व करना पड़ेगा नेचर को, और इस वजह से इन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया IUCN। अब यहाँ तक तो स्टोरी काफी सही चल रही थी, आपको सब कुछ समझ भी आ रहा है कि लाइक किस तरह से ये चीजें मूव कर रही है। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, स्टोरी इतनी भी आसान नहीं थी, क्योंकि आप एक बात समझ के चलिए कि लाइक जब इन्होंने इन्फॉर्मेशन वगैरह गैदर की तो यहाँ से हमें एक और चीज पता लगती है दैट हमें पैसा चाहिए इस चीज को कंजर्व करने के लिए, इस डिस्ट्रक्शन को कहीं ना कहीं रोकने के लिए। क्योंकि 1961 में एक आर्टिकल पब्लिश होता है, 1961 में अफ्रीका में लाइक लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन देखने को मिलती है, क्योंकि आपको पता है कि अफ्रीका में द ग्रेट गेम्स करके एक चीज चलती है, जहाँ पर लाइक जो बड़े एनिमल्स हैं जो ग्रासलैंड्स वगैरह में रहते हैं उन्हें मारा जाता है फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट। कल के लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से एस्टैब्लिश किया जाता है आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, यानी WWF 1961 में यहाँ से आता है, जब हमें पता लगता है कि लाइक वी नीड मनी टू कंजर्व। एंड इसके बाद फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दे रिलीज देयर 1964 के आसपास दे रिलीज देयर फर्स्ट रेड बुक लिस्ट, जहां पर इन्होंने इंडेंजर्ड कैटेगरीज के स्पीशीज के बारे में बात की। देन सेम टाइम पे यहाँ पर हम एक और चीज पढ़ चुके हैं, इसी टाइमलाइन में 1971 में हमने रामसर कन्वेंशन स्टार्ट किया, रामसर सिटी में वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए हमने ये चीज स्टार्ट किया। 1971 तक हम यहाँ पर रुकते हैं। नाउ लेट अस सी कि हमारे पास और क्या चीज है जो इसके पैरेलली चल रही थी। तो 1956 से यहाँ पर एक पैरेलल स्ट्रीम जनरेट होती है, यहाँ पर लाइक 56 के बाद यहाँ पर 59 आता है, 1959 IUCN को आपकी लाइक अप्रोच करती है यूनेस्को। यूनेस्को कहते हैं कि भैया आप हमारे लिए नेशनल पार्क जो इंटरनेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंट है, आप उनकी एक लिस्ट बना दीजिए। आगे चलकर यहीं पर यूनेस्को ही आपकी IUCN के साथ मिलकर एक प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं 1971 में, जिसका नाम रखा जाता है मैप प्रोग्राम। मैप प्रोग्राम के बारे में भी हम जानेंगे एंड इसके बाद 1972 में एक चीज आएगी उसके बारे में भी जानेंगे, बट उसके लिए अभी सब्र कीजिए। मतलब मल्टीवर्स में यहाँ पर एक चीज चल चुकी है, लाइक कंजर्वेशन के लिए हमारे एफर्ट्स चल चुके हैं। देखिए यहाँ से ही एक चीज यूनेस्को के साथ निकल के आएगी, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, जहाँ पर आप लाइक ये मिक्स हेरिटेज साइट और ये इन सब के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर 1964 के आसपास यहाँ पर मल्टीवर्स में एक और चीज आएगी, दैट विल बी योर पॉल कर्जन का एक आर्टिकल पब्लिश होगा, जहाँ पर इन्होंने कहा कि भैया NOx यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड ये डिप्लीट कर रही है ओजोन को। एंड 1974 में अगेन आगे चलकर मैं बताऊंगा कि मोलिना और रोलैंड का एक आर्टिकल पब्लिश होगा जो बताता है कि CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये डिप्लीट कर रही है ओजोन को। तो दिस इज द होल सिनेरियो। ये मल्टीवर्स में हम जाएंगे, वी विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, और साथ ही साथ हम यहाँ पर मल्टीवर्स में और भी चीजों को ऐड करते चलेंगे विद टाइम। बट अभी उसमें समय है, बिकॉज अभी हम पहली ऑर्गेनाइजेशन पे पहुंचे हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए इसने यहाँ पर बहुत से अलग अलग कैटेगरीज रखी हैं, जैसे वन इज एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब अब ये आपको स्पीशीज दुनिया में कहीं नहीं देखने को मिल रही है, दैट मींस ये खत्म हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। ओके, जैसे डोडो का आप एग्जांपल ले सकते हो। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड मतलब पर्टिकुलरली जिस हैबिटेट में वो मिलती थी उस हैबिटेट में वो स्पीशीज अब नहीं मिल रही है। फॉर एग्जांपल चीता एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड बट येट वी कैन फाइंड समवेयर, मतलब लाइक नोन। चीता भी वैसे टेक्निकली करेक्ट एग्जांपल नहीं है, बट चीता एक्सटिंक्ट हो चुका है इंडिया में, लोकली एक्सटिंक्ट है। तो यहाँ पर आपको एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड में याद रखना कि लाइक जो स्पीशीज आपको देखने को ना मिले वाइल्ड हैबिटेट में उसके, दैट कैन बी एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। हो सकता है वो कैप्टिव ब्रीडिंग में रखा हो, जू में रखा हो, बट आपको वाइल्ड में देखने को नहीं मिल रहा है। देन कम्स द क्रिटिकली इंडेंजर्ड पार्ट। अब क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्या होता है इसके बारे में मैं आपको समझा दूं। जैसे कई स्पीशीज होते हैं जिनके नंबर्स बहुत कम हो गए, तो उनको हम क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रख लेते हैं। अब जब हम बात करते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी की, तो क्या हम किसी भी स्पीशीज को ऐसे इस कैटेगरी में रखते हैं? तो ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी की पॉपुलेशन 80% तक डिक्रीज कर गई है लास्ट 10 सालों में, तो ऐसी स्पीशीज को हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं। या किसी स्पीशीज की ज्योग्राफिकल रेंज है, मतलब किसी एरिया के अंदर ही एंडेमिक है, उसे हम कह सकते हैं। या हम ये देखते हैं कि जिसकी पॉपुलेशन 250 इंडिविजुअल से कम हो, उसे भी हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं, और ये डिक्लाइन हो रही है 25% से हर 3 सालों में, तो उसे हम यहाँ पर रख सकते हैं। या कई केसेस में मैच्योर इंडिविजुअल की पॉपुलेशन अगर 50 से कम है, उसको भी हम इस कैटेगरी में रखते हैं, और ये हाई प्रोबेबिलिटी है कि दे विल एक्सटिंक्ट। जैसे पिग्मी हॉक के बारे में आपने सुना होगा, आपने लाइक नामडाफा फ्लाइंग स्क्वेल के बारे में सुना होगा, मेलेबार्ड क्वेट के बारे में सुना होगा। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अक्सर ये न्यूज़ में रहता है। तो ये स्पीशीज जो ये इस कैटेगरी में आएंगी ना, आपकी ये कैटेगरी की स्पीशीज को आपने स्टार मार्क कर लेना है न्यूज़ में सी। इस स्पीशीज को कभी भी मिस नहीं करना है, ना एक्सटिंक्ट वाली और ना ये एक्सटिंक्ट वाली। तो जैसे अभी डुगोंग के बारे में, एक्सटिंक्ट वाली में तो जैसे अभी डुगोंग के बारे में आर्टिकल पब्लिश हुआ था, दैट्स इट। उसके अलावा आपको और कुछ नहीं याद रखना है। अब बात करें इंडेंजर्ड कैटेगरी की, तो आपने यहाँ पर याद रखना है कि लाइक जो पॉपुलेशन को रिस्क है, मतलब जो रिडक्शन लेवल देखने को मिल रहा है, दैट इज 70% इन लास्ट 10 ईयर, और प्रोबेबिलिटी है दैट अगले 10 सालों में 50% प्रोबेबिलिटी है दैट दे विल एक्सटिंक्ट। तो ऐसी कैटेगरी को आप किसमें रखते हैं? इंडेंजर्ड कैटेगरी में। ठीक है जी, 2500 से ज़्यादा इसके मैच्योर इंडिविजुअल हो सकते हैं, और पॉपुलेशन डिक्लाइन लगभग 20% आपको 5 सालों में देखने को मिल रहा है। मैच्योर इंडिविजुअल की बात करें तो 250 हो सकते हैं। अब साथ ही साथ आपको वनरेबल के बारे में भी पता होना चाहिए। वनरेबल मींस नाउ द स्पीशीज इज इतनी ज़्यादा खतरे में नहीं है, लेकिन अगर आप इसे कंजर्व नहीं करेंगे तो आने वाले सिनेरियो में हो सकता है कि ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में चली जाए। मींस आप बेस्ट एविडेंसेस हमारे पास जो हैं वो ये शो कर रहे हैं कि लाइक रिडक्शन पॉपुलेशन में कितना हो रहा है, 50% के आसपास लास्ट 10 सालों में। पहले में 80 था, देन 70, नाउ 50। अब 3 जनरेशंस के हिसाब से हम इस चीज को काउंट कर रहे हैं। ओके, देन पॉपुलेशन रिडक्शन ऑलमोस्ट 30% के आसपास 10 सालों में देखने को मिल रहा है आपको। और यहाँ पर अगर हम बात करें, जो चीज आपको याद रखनी है, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन जो इंडिविजुअल की है, मैच्योर इंडिविजुअल्स की, दैट इज अराउंड 10,000, और रिडक्शन लेवल, डिक्लाइन लेवल आपको 10% के आसपास देखने को मिल रहा है। और ऐसी पॉपुलेशन को आप क्या कहते हैं? लाइक दिस पॉपुलेशन आर नोन एज वनरेबल कैटेगरी। एक्सटिंक्शन के चांसेस जो हैं दैट इज अराउंड 10% अगले 100 सालों में, बट यस दे आर अंडर थ्रेट। अब नियर थ्रेटन लिस्ट जो होती है, अब देखिए आपको जो याद रखनी है ना, वो इन 3 कैटेगरी की पॉपुलेशन को याद रखना है। ये 3 कैटेगरी की पॉपुलेशन के बारे में यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछता है, आप चाहे या ना चाहे, सिर्फ और सिर्फ आपको यही 3 कैटेगरी की स्पीशीज को याद रखना है, बाकी और कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है किसी के बारे में यूपीएससी पूछे, तो कॉस्ट बेनिफिट के अकॉर्डिंगली आप इन तीनों के ऊपर फोकस कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नियर थ्रेटन। अब जब हमने इवैल्यूएट करा तो हमने ये देखा कि लाइक आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, दे कैन बी इन द थ्रेटन कैटेगरी। ये जो आपकी जो स्पीशीज हैं, ये आगे से मैं इन्हें कहूंगा तीनों को थ्रेटन कैटेगरी की स्पीशीज, तो दे कैन बी अंडर थ्रेटन कैटेगरी। अगर अभी इनके ऊपर कंजर्वेशन नहीं किया तो आने वाले टाइम में स्लिप कर सकते हैं थ्रेटन कैटेगरी में, और इनको बचाना फिर मुश्किल हो जाएगा। नाउ लीस्ट कंसर्न मींस दैट दे हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन, वी डू नॉट हैव टू बॉदर। जैसे आपने सुना होगा बफेलो के बारे में, बहुत मिलती है, टेंशन नहीं लेने की जरूरत।
तो लीस्ट कंसर्न मींस दैट वी डू नॉट वांट कि इनके ऊपर कोई हम तवज्जो दें। तो ऐसी कैटेगरी में जो आती है दैट इज लीस्ट कंसर्न। देन डाटा डेफिसिट मींस कि हमारे पास एडुकेट इन्फॉर्मेशन नहीं है इनके पास, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम इनके ऊपर कितना रिस्क है क्या है हम इसके बारे में नहीं बता सकते, बिकॉज वी डू नॉट हैव इन्फॉर्मेशन, नॉट इवैल्यूएटेड, मतलब अभी तक इनकी इवैल्यूएशन वगैरह स्टार्ट हुई नहीं है। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। ये 4-5 कैटेगरीज मतलब जो आपको याद रखनी है डाटा की एक्सटेंट की, अगर कोई न्यूज में आती है, जैसे डुगोंग के बारे में आपको बताया अभी हाल के दिनों में चाइना में हुआ है। देन वल्नरेबल आपकी इंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये 3 कैटेगरी उसके अलावा है जिनके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। व्हाट इज वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर? और मैंने आपको बता दिया कि अफ्रीका का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसके बाद ये आपका फंड बनाया गया, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि अगर ये फंड नहीं बनाया गया तो हम कहीं ना कहीं कंजर्व नहीं कर पाएंगे इंटायर इकोसिस्टम को। तो दैट्स व्हाई वी हैव क्रिएटेड दिस थिंग। अब सॉरी, इसको स्टार्ट करने से पहले एक आध चीज और देख लेते हैं। लाइक मैंने आपको बताया कि 1964 में इन्वेंटरी वगैरह स्टार्ट हुई थी। अब जो टर्म है थ्रेटन, वो मैंने आपको बताया क्रिटिकली इंडेंजर्ड और लाइक वल्नरेबल स्पीशीज के लिए हम यूज करते हैं। देन एक पेज होता है, यहाँ पर आप अक्सर सुनेंगे पिंक पेज। पिंक पेज आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, देन इफ वी टॉक अबाउट ग्रीन पेज उन स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है जो रिकवर करी है इंडेंजर्ड कैटेगरी से। इज इट क्लियर? मींस वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक क्रक्स। कई बार पेजेस वगैरह के बारे में भी यूपीएससी पूछ लेते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इफ वी टॉक अबाउट दिस, एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मतलब हमने एस्टैब्लिश किया था 1961 में। एंड इसका जो फोकस करता है कि हम कैसे वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करें, ह्यूमन के इंपैक्ट को कम कर सके एनवायरमेंट के ऊपर। फॉर्मली वर्ल्ड वाइड फंड के नाम से जाना जाता था WWF, अभी भी इसी नाम से जाना जाता है कनाडा और यूएसए में। बाकी कंट्रीज में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के नाम से जाना जाता है। अगेन हेडक्वार्टर लैंड स्विट्जरलैंड। यहाँ पर एम क्या है इसका? इट एम्स टू स्टॉप द डिग्रेडेशन ऑफ प्लैनेट एनवायरमेंट एंड बिल्ड करना चाहता है बेटर फ्यूचर सो दैट ह्यूमन और एनिमल एक हार्मनी में एक दूसरे के साथ ढंग से रह सकें। 1961 में लाइक लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी, तो आपको याद रखना कि लाइक IUCN और द कंजर्वेशन फाउंडेशन ने मिलकर इसकी नींव रखी थी। तो लाइक इसमें बहुत से लोगों का और का भी लाइक हाथ था, बट येट आप ये समझिए कि लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम IUCN विल बी द वन जो मेजर इनिशिएटिव लेगा लगभग आपके 1970s तक, 70s में क्या 80s तक। और IUCN के साथ WWF या ये दोनों में से कोई एक ऑर्गेनाइजेशन आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। अब एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ इनिशिएटिव्स कुछ जो आपको याद रखने, जैसे जिसके बारे में हम कल के लेक्चर में बात करेंगे भी। आपने ट्रैफिक के बारे में सुना होगा। ट्रैफिक क्या है? एक इनिशिएटिव है IUCN प्लस WWF का, ठीक है जी। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, 1998 में पब्लिश होनी स्टार्ट हुई थी। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? WWF। देन अर्थ आवर, इसके बारे में भी आपको पता होगा, हम 1 घंटे के लिए लाइट बंद करते हैं, लाइक ऑर्गेनाइज करता है आपका WWF, जहां पर हम स्विच ऑफ करते हैं लाइट्स को 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक लोकल टाइम के अकॉर्डिंगली। इसकी शुरुआत हुई थी जैसे 2007 में। अगली बार आपके पेपर से पहले एक बार ये फिर से अर्थ आवर न्यूज में रहेगा, बिकॉज मार्च जो होता है ना, मार्च मंथ के लास्ट सैटरडे को हम अपनी लाइट्स को 1 घंटे के लिए बंद करते हैं। तो यहाँ पर हम लाइक ये जागरूकता लाने की कोशिश करते हैं कि लाइक वी हैव टू कंजर्व द नेचर। डेट फॉर नेचर एंड स्वैप, ये भी इन्हीं की एक रिपोर्ट है दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब IUCN की फॉर्मेशन की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो एक बायोलॉजिस्ट थे जूलियन करके, सर जूलियन। IUCN के वाइस प्रेसिडेंट थे सर पीटर स्काउट। इनके अलावा ब्रिटिश के नेचर मिनिस्ट्री या एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के जो हेड थे दैट वाज EM निकोलसन। इन तीनों ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी। दे सेड कि भैया हम कोशिश करेंगे वर्ल्ड को एक फंड क्रिएट करके, एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करके कि जिससे वो लाइक कंजर्वेशन एफर्ट्स को सपोर्ट कर सकें। तो यहाँ पर इसे कहा गया मॉर्गेस मैनिफेस्टो। अब इसमें कहा गया कि एक्सपर्टीज टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड एनवायरमेंट एग्जिस्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट टू अचीव दिस प्रोटेक्शन डिड नॉट। मींस यहाँ पर ये कहा गया था कि भैया हमारे पास एक्सपर्टीज तो है जिससे हम बचा सकते हैं नेचर को, बट हमारे पास क्या नहीं है? पैसा नहीं है। और इस पैसे को जुटाने का काम क्या कर रहा है? ये फंड कर रहा है। और यही इसका मेजर मोटो है दैट वी टॉक अबाउट क्या हम कर सकते हैं। देन पर्टिकुलरली जो WWF का वर्क था स्टार्टिंग में तो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स से रिलेटेड था, लाइक प्लांट और एनिमल कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड। देन इन्होंने अपना होराइजन एक्सपैंड किया। इन्होंने कोशिश की कि लाइक क्लाइमेट को अपने एम्बिट में लेके आए ताकि कार्बन एमिशन को कम कर सके। देन दैट फूड सिक्योरिटी के ऊपर इन्होंने बात की, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के ऊपर बात की, फ्रेश वाटर, ओशंस, वाइल्ड लाइफ, तो टॉक अबाउट एवरीथिंग। तो मेजरली अगर मैं आपसे कहूँ कि जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है उसका हमने जो चीज़ याद रखनी है वो यहाँ तक ही याद रखनी है। देन लेट अस कम बैक टू द टाइमलाइन अगेन। और टाइमलाइन के ऊपर अगर हम वापस आते हैं तो हमने देखा था 1750 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी। देन 1911 से लेके लाइक 45 तक हम देखते हैं कि लाइक वर्ल्ड वॉर 1 हुई, वर्ल्ड वॉर 2 हुई, एंड देन यहाँ से फॉर्मेशन हुई 1948 में आपकी IUPN की। लाइक स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, इट गोज लाइक दिस IUPN। देन इसको यहाँ पर ड्यूटी क्या दी गई थी इस सालों में कि यू हैव टू नो द इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन नेचर। एंड 56 में इन्होंने रिपोर्ट दी और यहाँ पर हमें पता लगा ह्यूमन की एक्टिविटी का इंपैक्ट बहुत ज़्यादा है। देन वी चेंज किया इसका नाम, हमने कर दिया IUCN। देन 1960 फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 1 में आ गए हम। 1961 में वी एस्टैब्लिश दिस वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। देन 64 में इंडेंजर्ड कैटेगरी वगैरह ये रेड बुक लिस्ट वगैरह आपकी ये पब्लिश होने लगी। देन 1971 मल्टीवर्स का सेकंड हिस्सा, 1971 लाइक यू रिमेंबर द रामसर कन्वेंशन। देन इससे आगे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है 1972 में जो आपको याद रखनी है, दैट इज योर फॉर्मेशन ऑफ UNEP। 1972 में यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट की स्थापना हुई थी। एनवायरमेंटल प्रोग्राम भी कई बार बोला जाता है। और 1972 में ही आपकी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जो पोल्यूशन से डील करेगी। पोल्यूशन टॉपिक में हम इसके बारे में पढ़ेंगे भी। देन साथ के साथ आपकी कुछ इंपॉर्टेंट और एक्टिविटीज हुई थी इसी दौरान, दैट यू हैव टू रिमेंबर, जिसके बारे में आज के लेक्चर में एक आधी के बारे में हम पढ़ेंगे। बट चलो आज के लेक्चर में इस चीज को नहीं देखेंगे, आज एक बार टाइमलाइन कंप्लीट कर देते हैं। 1975 से स्टार्ट करते हैं आगे। अब देखिए इससे पीछे का एक बार आप वीडियो स्टॉप करके देख लेना, क्योंकि जो मैं व्हाइट पेपर यूज करता हूँ इसमें वापस रिकवरी करना थोड़ा मुश्किल रहता है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट 1975 में आपकी साइट्स आती है, वी विल टॉक अबाउट दिस, ये कंजर्वेशन वगैरह के बारे में बात करते हैं। देन इससे नेक्स्ट जो आता है आपका दैट इज ट्रैफिक। 1976 में ट्रैफिक एक हमने स्टार्ट किया था, इसके बारे में भी हम कल के लेक्चर में बात करेंगे। देन 1979 यहाँ पर आपका आ जाता है बॉन कन्वेंशन, इसको भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इन तीनों के बारे में कल के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देन इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि 1980s के दौरान आपको वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी हमने डेवलप की थी और इसमें मैंने कहा था ना कि 3-4 ऑर्गेनाइजेशन फ्रीक्वेंटली सुनोगे आप, तो WWF, IUCN, अब यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट डेवलप हो चुका है वो आ गया, एंड यूनेस्को। ये 4 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर ये बनाया था बट फ्लॉप रहा है।
इसके बाद क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें आएंगी। मेजरली आपकी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो यहीं तक ही है, दैट वी विल टॉक अबाउट। खासकर ये तो हम इतनी बात नहीं करेंगे बिकॉज इट्स अ फील्ड प्रोजेक्ट, बट वी विल डिस्कस अबाउट दीज 3। शुरुआत करते हैं जैसे साइट्स से। साइट्स की अगर हम बात करें तो पूरा नाम है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज, दैट इज साइट। मतलब ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम इंश्योर कर रहे हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है किसी भी वाइल्ड लाइफ प्लांट या एनिमल में वो उसके सर्वाइवल को थ्रेटन ना करे। मींस रेड सिंगर को या लाल चंदन को हम यूज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, बट द थिंग इज वी शुड यूज सस्टेनेबल मींस। यहाँ पर ये एक तरह का इंटरनेशनल एग्रीमेंट है बिटवीन द गवर्नमेंट्स, और ये इसकी शुरुआत हुई थी वाशिंगटन डीसी से, लाइक 3 मार्च 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी। बट इसे कई बार आप याद रखना कि वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। तो वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम से अगर कोई आपको पूछे तो दिस इज द सेम थिंग, और ये 1975 में इन्फोर्स में आया था, ऑल्दो 73 में इसकी बात चली थी। देन साइट्स की जो कन्वेंशन की पार्टीज है ऑलमोस्ट 183 है, लीगली बाइंडिंग है, ठीक है जी। नेशनल लॉ आपको फ्रेम करना पड़ेगा, ये नहीं है कि ये नेशनल लॉ की जगह ले लेगा, बट यस इट कंटेन्स 3 अपेंडिक्स जिसके अंदर किसको कितनी प्रोटेक्शन देनी है उस सभी चीज़ों के बारे में बात की गई है। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि साइट्स बेसिकली ड्राफ्ट करने के बारे में जो बातचीत थी दैट स्टार्टेड इन 1963 इटसेल्फ। 1963 में क्या हुआ था कि आईयूसीएन इस बारे में स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कशन स्टार्ट की थी, एंड फॉर्मली ये फ्रेम करा गया था अप्रॉक्सीमेटली आपका 73 के आसपास, ऑलमोस्ट 10 साल इस चीज में लग गए थे। देन अपेंडिक्स 1 में आपकी थ्रेटेंड कैटेगरी की जो भी लाइक स्पीशीज होती है जो एक्सटिंक्शन के स्टेज पे वर्ज पे है उसे लाते हैं। इसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, अगर ट्रेड करनी है एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस जैसे साइंस के रिसर्च वगैरह के प्रोजेक्ट के लिए देन इट इज परमिटेड, बट परमिशन लेनी पड़ेगी आपको गवर्नमेंट से, जहां पर आप इंपोर्ट करें, जहां से आप इंपोर्ट करें। देन कम्स द अपेंडिक्स 2। अपेंडिक्स 2 जो है वो कंट्री है जो अभी लाइक वो आपकी स्पीशीज आती है जो अभी थ्रेटेंड नहीं है एक्सटिंक्शन के लिए, बट इनकी ट्रेड को हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर नहीं किया तो ये इनके सर्वाइवल के लिए थ्रेट बन जाएगी, जैसे लाल चंदन को इस कैटेगरी में रखा गया है। देन कम्स द अपेंडिक्स 3, और इसमें होता क्या है कि जैसे एक आपकी अपेंडिक्स कंट्री है, लाइक सॉरी जो साइट की मेंबर पार्टी है, वो दूसरों को ये कहते हैं कि भैया आप हमारी मदद कीजिए जिससे हम इस चीज़ को कंजर्व कर सकें, तो प्रोटेक्शन के लिए बाकी कंट्री से मांग कर रही है वो। नाउ साइट्स का कॉप 18 हुआ था जो जिनीवा में हुआ था, और यहाँ पर एंशिएंट स्मॉल कॉड और स्मूथ कोटेड ऑटर्स ये इन सबको अपेंडिक्स 1 में शिफ्ट कर दिया गया था साइट के। एंड अभी ये जो कन्वेंशन हुआ है ये 2019 में हुआ, हर 3 साल पे कन्वेंशन होता है। अगला पनामा सिटी में होने वाला है नवंबर 2022 में। ऑटर्स वगैरह के लिए जो प्रपोजल था वो इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और फिलीपीन ने मूव किया था, एंड 2/3 मेजॉरिटी के साथ इसे एक्सेप्ट कर लिया गया। जो ये दोनों स्पीशीज हैं बेसिकली इनकी स्किन के लिए इन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है। एंड साथ के साथ एक और चीज रखना, ये पहले अपेंडिक्स 2 में आया करते थे, नाउ वी वांट देम इन दी अपेंडिक्स 1, तो ज्यादा प्रोटेक्शन ताकि इन्हें मिल सके, सो दैट इनकी इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर बैन लगाया जा सके। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आई होप आपको चीजें समझ में आई हो। कल हम बात करेंगे बॉर्न कन्वेंशन की माइग्रेटरी स्पीशीज के बारे में, ट्रैफिक के बारे में बात करेंगे। एंड अभी ये खत्म नहीं हुआ है कि क्वेश्चंस वगैरह मैंने लिखे तो हुए हैं, बट येट अभी 2-4 लेक्चर और लगेंगे इसमें, तो डोंट वरी अबाउट इट। हम लाइक डिटेल में इस टॉपिक को पूरे को कवर करेंगे सो दैट एग्जाम में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए वी आर एबल टू आंसर दैट। और एक चीज याद रखना कि लाइक जो साइट्स के बारे में मैंने आपको बताया है उसमें लाइक इंडिया की तरफ से मैनेजमेंट अथॉरिटी इन इंडिया कौन है, डायरेक्टरेट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंडर जाता है, एंड वाइल्ड लाइफ कंट्रोल क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व है। एंड डोमेस्टिक लॉ आपको बनाना जरूरी है, लीगली बाइंडिंग है। इसका एम ये है कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है स्पेसिमेंस वगैरह के अंदर जो एनिमल और प्लांट में उससे थ्रेटन ना हो इनकी वो लाइक दिस कंजर्वेशन। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट आउटकम्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। नोट्स में मैंने खाली जगह दे रखी है, वहां पर आपने क्या करना है कि ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन मेंशन की है इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पनामा से निकल के आएंगी, क्योंकि ये तो पुरानी हो चुकी है, पनामा वाला आपके पेपर से पहले होगा, तो यहाँ पर आपने क्या करना है इसको अपडेट करना अपने आप। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।